नफ्सियात हर वो शख्स जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है उसमें नफ्सियात के पहलू मौजूद होते हैं। नफ्सियात सिर्फ ज़हनी मरीज़ों का मजमून है या सब्जेक्ट है। इसकी 33 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। मैंने यहाँ देखा कि जो अरेंज मैरिजेस हैं उस पर चूँकि हमारा डिपेंड कर रहे होते हैं हम अपने बड़ों के साथ, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मियाँ बीवी की होती नहीं है और उनको ग्रेजुअली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते होते कोई साल 2 साल लगते हैं। एक आध बेबी एट दैट टाइम तक वो कैरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर उसमें मगन हो जाते हैं। तो उनके जो डिस्प्यूट हैं वो कम होंगे एज़ कम्पेयर टू लव मैरिजेस। हम इश्यूज़ नए जनरेट नहीं होते, हम इश्यूज़ को इनहेरिटेंस में लेके आ रहे होते हैं। दोनों वही इश्यूज़ जब सेटल नहीं हो पाते तो फिर तलाक की रेशो बनती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ैदी। नाजरीन, एक मुताहत अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना 100 से ज़ायद केसेस तलाक या खुला के फ़ाइल होते हैं। इसमें नफ्सियात का कितना अमल दखल होता है, इस पर बात करते हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर इमरान जावेद गौरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इसमें नफ्सियात का कितना अमल दखल है जो आजकल तलाक या खुला के केसेस इस शरह तक पाकिस्तान में फ़ाइल हो रहे हैं? मेरे नज़दीक नफ्सियात हर वो शख्स जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है उसमें नफ्सियात के पहलू मौजूद होते हैं। एक तो इस नेगेटिव कॉन्सेप्ट से हमें बाहर निकलना है कि नफ्सियात सिर्फ ज़हनी मरीज़ों का मजमून है या सब्जेक्ट है। इसकी 33 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और आप जिस ब्रांच को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें फैमिली रेजुलेशंस हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, तो ये यूँ समझिए कि एक ब्रांच है और इस ब्रांच में डेफिनेटली आपकी नफ्सियात गुड साइकोलॉजी से बैड साइकोलॉजी की तरफ जो उसकी डाइवर्जन है उसका एक प्रोसेस है। अल्टीमेटली क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी जिसको हम समझते हैं कि यहाँ पे जब आप अपने सेंटिमेंट्स में आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं बोथ साइड्स पे, मैं कपल्स से कहूँगा कि एक तो मेल में और एक फ़ीमेल में। मैंने यहाँ देखा कि जो अरेंज मैरिजेस हैं उस पर चूँकि हमारा डिपेंड कर रहे होते हैं हम अपने बड़ों के साथ, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मियाँ बीवी की होती नहीं है और उनको ग्रेजुअली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते होते कोई साल 2 साल लगते हैं। एक आध बेबी एट दैट टाइम तक वो कैरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर उसमें मगन हो जाते हैं। तो उनके जो डिस्प्यूट हैं वो कम होंगे एज़ कम्पेयर टू लव मैरिजेस, यूनिवर्सिटी मैरिजेस, कॉलेज मैरिजेस, वो मैरिजेस जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स पहले बिल्ड हो गए, वो मैरिजेस जिसमें दोनों के इंटीमेटेड रिलेशनशिप्स पहले हो गए, जिनके दरमियान पहले से कुछ इश्यूज़ थे, जिनके दरमियान पहले से उनको ये पता था कि वीकनेसेस क्या हैं एक दूसरे की और स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो जैसे ही शादी होती तो फिर वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी बनते हैं। तो एट दैट टाइम वही वाली जो पुरानी चीज़ें, वही वाले पुराने डाउट्स, वो डिस्प्यूट्स वो साथ में जहेज़ में आते हैं लड़की की, और वो क्या कहते हैं कि जो मर्द की तरफ से औरत को वरी जाती है वो वरी में जाते हैं और ये अंग्रेज़ी वाला वरी बनता है फिर। सो मेरे नज़दीक ये चीज़ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप्स बिफोर मैरिजेस वो ज़्यादा हम समझते हैं कि शायद एक दूसरे को समझने के लिए जो है वो बड़ा अच्छा टाइम होता है कि वो शादी से पहले एक दूसरे को समझ जाए, लेकिन ये इमोशनल कॉम है। यहाँ आपको अब एक से बढ़ के एक नज़र आ रही होती है या आ रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस कदर और सोशल मीडिया आपका इंटरेक्शन कितना बढ़ चुका है, मोबाइल आपकी लाइफ में किस कदर आ चुका है। सो मेरे नज़दीक हम इश्यूज़ नए जनरेट नहीं होते, हम इश्यूज़ को इनहेरिटेंस में लेके आ रहे होते हैं। दोनों वही इश्यूज़ जब सेटल नहीं हो पाते तो फिर तलाक की रेशो बनती है। औरत जो है वो ये समझती है कि मैं मर्द के बराबर हूँ, मर्द समझता है कि नहीं मैं औरत से बरतर हूँ, और ये लड़ाई जो है वो इश्क तक और वो आपकी शादी से पहले पहले तक तो हम एक दूसरे को उसकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है हम अपने उसी रवायती सेटअप पे आ जाते हैं कि मर्द जो है वो तो हक़ रखता है कि वो दूसरी ख़वातीन के साथ भी मिले, दूसरी ख़वातीन को देखे भी, उनके साथ इंटीमेटेड रिलेशनशिप भी रखे, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स भी रखे। बट वो जो उसके साथ उसकी यूनिवर्सिटी फ़ेलो उसकी बीवी बन के आई है
उस पर पाबंदी है कि वो अपने बैचमेट्स को मिल नहीं सकती, उसके मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी चेक होगा। तो ये सारी चीज़ें वो इनहेरिटेंस हैं जो उसके साथ आती है, और फिर उसके बाद जाके मैं ये समझता हूँ कि हालात जो है वो इस हद तक कशीदा होते हैं, क्योंकि दोनों की कमी और स्ट्रेंथ्स उस पर शादी से पहले ही उन पर क्लियर होती है, इसलिए वो सेटलमेंट नहीं कर पाते। औलाद का कितना पहलू होता है कि शादी के बाद अगर आजकल औलाद डिले हो जाती है, औलाद नारीना का ना होना, वो किस तरह नफसियाती प्रेशर बनाता है हमारे पास? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ ये बात करूँगा कि यहाँ हम ब्लेम करेंगे उन लोगों को कि जो बड़े पुराने लोग हैं वो आज भी उसी थॉट के साथ है। न्यू जनरेशन मैं नहीं समझता कि उस हद तक अब कोई डिस्क्रिमिनेशन फील करती हैं कि इधर बेटी है या बेटा। हाँ, जहाँ पे सास और ससुर जो हैं दोनों के, अगर वो इस बात को समझें जिस तरह से नौजवान नस्ल ने समझ लिया कि बेटी हो या बेटा हो वो दोनों अल्लाह की तरफ से, और दे आर वेरी मच हैप्पी। आप सोशल मीडिया पे देखें, इवन मैं समझता हूँ कि जो हिंदू लोगों का मिजाज था कि वो बेटियों को बुरा समझते थे, आज वो लोग जो हैं वो उसको जन्नत करार देते हैं, वो उसको नेमत करार देते हैं। वो देखें कि यही सक्सेस है, लेकिन किसकी? उसमें कौन लोग हैं? नौजवान तबका। यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ों को ब्लेम करूँगा, बड़ों को सीख करूँगा कि बड़े इस मिजाज पे बड़ा दिल करें कि अगर किसी के यहाँ बेटियाँ हुई हैं ना तो वो दोनों का कोई दखल नहीं था। इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन हमारे पास इन्वॉल्व होता है, जैसा कि भाई हमारे ज़िंदगी में हम मियाँ बीवी आपस में कोई बात नहीं करते या कुछ शेयरिंग नहीं कर रहे होते हैं, और एक थर्ड पर्सन आके हमें एक बात करता है, वो या हमारा कोई राज होता है वो बताता है, तो उससे ये जो अदम की गैर इत्मीनाती फ़िज़ा हमारे दरमियान जनरेट होती है मियाँ बीवी के दरमियान, उसका कितना एक प्रेशर आप समझते? तीसरे शख्स का आने, फैमिली से भी हो सकता है, दोस्त से भी हो सकता है। अमूमन पाकिस्तान में तो फैमिली किरदार अदा कर रही होती हैं। और इसमें एक और सवाल साथ ही ऐड करेंगे कि मर्दों का अपनी बीवी की तारीफ़ ना करना क्योंकि अट्रैक्शंस होती हैं, मांगती हैं, या औरत का अपने मर्द की तरफ अट्रैक्ट ना होना, या घर आए को उसको अच्छा रिस्पॉन्स ना देना, वो कितना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना देता है आपके पार्टनर के ऊपर? आपके दोनों सवाल बड़े अहम हैं। अगर हम आपके पहले सवाल के पोर्शन पे गौर करें ना तो वो बड़ा अहम है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूरोपियन कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो बड़े शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स नज़र आएंगे। उसके पीछे रीज़न्स ही यही होती कि हम बहुत जल्दी जो है वो, चूँकि वो उन रिलेशनशिप्स में भी हमारा एक जो बरसगीर पाक हिंद में आपको नज़र आता है, बेशक वो हिंदुओं में हो, बेशक वो सिखों में हो, बेशक वो मुस्लिम्स में हो, पादरियों में हो, या बड़े बड़े मुल्लाओं में हो, आलमों में हो, सब जगह पे हमारे रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट है, और वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम जो थर्ड पर्सन होता है, मैं उसे मीडिएटर समझता हूँ। यहाँ थर्ड पर्सन से मुराद दो हैं। एक वो थर्ड पर्सन है जो कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है, और एक वो थर्ड पर्सन है जो डिस्प्यूट रेजुलेट करता है, यानी जो मसाइल होते हैं उनका हल करता है, और एक वो है जो शकूक और शुबहात पैदा करता है। वो जो शकूक और शुबहात पैदा करता है वो एक्सटर्नल एलिमेंट भी हो सकता है कि यानी बाहर का कोई बंदा भी हो सकता है, और फैमिली का भी कोई बंदा हो सकता है। अब डिपेंड क्या कर रहा है, इसकी सेल्फ रेजुलेशन क्या है, वो मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद है। मैं ये बात ख्याल करता हूँ कि अगर बीवी जो है उसके खामद के मुतल्लिक़ कोई बात करता है, ऐसा नहीं है कि उसको अपने खामद के मुतल्लिक़ पता नहीं होता, पता होता है कि मेरा खामद किस हद तक जो है वो किसी दूसरी जगह पे किसी मरासम में आ सकता है। खामद को भी पता होता है कि मेरी बीवी जो है वो आइदर वो किसी और शख्स के साथ किसी रिलेशनशिप में जा सकती। मैं ये समझता हूँ कि मर्द अगर अपनी बीवी को मुकम्मल मोहब्बत दे और औरत अगर अपने खामद को प्रॉपर तवज्जो दे तो कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की तरफ जो है वो ना मर्द जाता है ना औरत जाती है। औरत भी बाज़-औक़ात इंतकामन जाती है, और मर्द जो है वो जब नज़रअंदाज होता है उस वक्त जो है उसकी सोच पैदा होती है उसमें कि मैं यहाँ से तो मैं नेगलेक्ट हूँ, तो मैं फिर बाहर अपने रिलेशनशिप्स बनाऊँ। लेकिन ये याद रखिएगा, औरत की बिल्ट इन साइकोलॉजिस्ट मैं कहता हूँ औरत को, औरत पहचान लेती है मेरे मर्द के बाहर तल्लुकात हैं या नहीं। मर्द जो है उसको भी नज़र आ जाता है कि मेरी खातून जो है वो अब मेरी नहीं रही। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि दोनों के दरमियान ये एक दिन में पैदा होने वाला फ़ासला नहीं है, इसके दरमियान इस सीरीज़ ऑफ जो है वो मिसट्रस्ट होता है। सो अंडरस्टूडली इस मिसट्रस्ट को दूर करने के लिए
हमें हमेशा चाहिए कि हम किसी तीसरे की तलाश करने की बजाय एक दूसरे की बात सुनें। बीवी खामंद के साथ बैठ के प्यार से तरीके से बात करे। अच्छा, एक चीज़ सेकेंडली क्या होता है, नो डाउट कि ख़वातीन जो हैं, मर्द जब दिन भर का थका हारा घर जाता है तो उस वक्त ख़वातीन जो हैं वो फौरी तौर पर ही उसके सामने घर के मुआशी, मुआशरती, आइली मसाइल रख देती है जिससे वो चिढ़ता है। इसी तरह सुबह के वक्त दफ्तर से जाने के वक्त जो है, अगर आप उस वक्त उनके सामने कुछ ऐसे मसाइल रखेंगे तो तब भी वो चिढ़ता है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जो खामंद है, अगर वो औरत की बात मुकम्मल सुने ना और बच्चों के सामने उसकी उस बात को निगेट कर दे तो औरत चिढ़ती है। और ये बार बार यही चीज़ें जो हैं, एक दूसरे की शिकायत जो है वो दूसरों के सामने लगाना और एक दूसरे की तकालीफ जो है उनको समझे बग़ैर, एक ख़ातून बीमार है और मैं समझता हूँ कि अगर वो आपके इस्तकबाल के लिए उठ नहीं सकी तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो दैट इज़ द मेन काज। एंड दूसरा सवाल जो आपका दूसरा पोर्शन है, इसमें कोई शक नहीं है कि नफ्सियात जो है वो जिस वक्त आप बैड थिंकिंग और बैड एटीट्यूड को सामना करते हैं, खा वो औलाद की तरफ से, खा वो मियाँ बीवी की तरफ से, खा वो बड़ों की तरफ से, उस वक्त मसाइल पैदा होते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि नफ्सियाती अमामिल किस तरह हमें नज़रअंदाज करते हैं और वो अगर उनको नज़रअंदाज करना हमारे पर किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी और डॉक्टर से आपसे हमारी गुफ्तगू, उनका कहना था कि भाई अगर हम मियाँ बीवी एक दूसरे को टाइम दें और जानना शुरू कर दें एक दूसरे को, और तो रिश्ता बच सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा निगहबान।